भारत के सम्मानित देशवासियों, बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। मोदी सरकार ने बदल दिया भारत का संविधान। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि संविधान का संरक्षक कहा जाता है और वास्तव में था भी, मोदी सरकार ने CJI की अध्यक्षता में 5 जजों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के संविधान के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब यह महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा, हस्ताक्षर हो गए तो कानून बन जाएगा। मामला क्या है, आपको हकीकत से रूबरू कराता हूँ। केंद्र सरकार की शक्तियाँ अलग हैं, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की शक्तियाँ अलग हैं। लेकिन अब नहीं, अब जो केंद्र चाहेगा वैसा ही होगा। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, कुछ राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहेंगे वैसा वो करने में सफल हो जाएंगे। मान लीजिए कोई राज्य केंद्र की किसी कानून से, केंद्र की सलाह से सहमत नहीं है, वहाँ पर केंद्र सरकार प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। उसके साथ साथ वहाँ की जो विधायी शक्तियाँ हैं, विधानसभा की जो शक्तियाँ होती हैं, उनको समाप्त कर सकती है। उनको समाप्त करने के पश्चात विधानसभा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार उस विधानसभा को यूनियन टेरिटरी बना देगी, जिस तरह से दिल्ली है। दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं। यहाँ नाम मात्र का मुख्यमंत्री होता है। मौजूदा समय में मिस्टर केजरीवाल हैं। सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। पुलिस केंद्र के पास है। किसका ट्रांसफ़र करना है, किसका डिमोशन करना है, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। वही व्यवस्था अब राज्यों में होने वाली है। मिस्टर मोदी की केंद्र सरकार जैसा चाहेगी, किसी राज्य का जो अब तक स्टेटस था संविधान के अनुसार, उसको समाप्त कर सकती है इस कानून के तहत। केंद्र को पावर होगी कि राज्यों की विधायी शक्तियों को समाप्त कर उसे टेरिटरी में कन्वर्ट कर दे, और टेरिटरी में जब कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उस राज्य की सारी वैधानिक शक्तियां केंद्र के अधीन, यानी मिस्टर मोदी और अमित शाह के अधीन काम करना शुरू करेंगी, जिस तरह से दिल्ली में कर रही हैं। और भी यूनियन टेरिटरी हैं देश के अंदर, वहाँ पर भी केंद्र का ही शासन चलता है। इस तरह से आज ये क्लियर हो गया कि इस मौजूदा सरकार ने संविधान को खत्म कर दिया। जो संविधान प्रेमी लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे वो देश के बुद्धिजीवी क्यों न हों, जो अब तक राग अलापते रहे, संविधान का किसी भी तरीके से ना हम अपमान होने देंगे, ना उसका खात्मा होने देंगे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शायद उनको पता ही नहीं कि मिस्टर मोदी ने क्या कर दिया। जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, उनके लीडर हैं, शायद इन चीज़ों को पढ़ते लिखते नहीं हैं। पढ़ते लिखते भी यदि होते तो अब तक रोड पे आ गए होते। इस तरह से
आज मोदी सरकार को अब ये अधिकार मिल गया कि वो किसी राज्य का दर्जा खत्म करके वहाँ पर उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है। विधायी शक्तियों को छीना जा सकता है। ये जो कानून बना, जिस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने सीजेआई साहब की अध्यक्षता में मोहर लगा दी, यानी सिंपल भाषा में कहें तो भारत के संविधान का डेथ वारंट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सील लगा करके मजबूत कर दिया। अब अल्टरनेट क्या है? अब देशवासियों को ये सोचना पड़ेगा, और सोचने से नहीं, आगे आना होगा कि अब देश की जनता ही सबसे बड़ी अदालत है, उसमें जाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट पर ऐसा लगता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरेंडर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो किसी कानून की या भारत के संविधान की रक्षा करना उसके बस में नहीं है। साथियों, ये बड़ा ही एक दुर्भाग्य कहें अथवा भारत के अब तक के इतिहास में काला दिन कहें, जिस दिन इस तरह का कानून पास हो गया। विपक्षी दलों को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, सत्ता दलों के लोगों ने इस तरह का कानून पास कर दिया। दूसरा, इन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी के भी कुछ प्रावधानों को बदलकर उनमें भी परिवर्तन कर दिया, जिसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं। सारा का सारा खेल जो हुआ ये लास्ट दिन में हुआ और सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा कर दिया गया। सत्ता पक्ष की बात जहाँ तक है वहाँ तक, जो केवल और केवल मिस्टर मोदी चाहते हैं वही होता है। शायद देश के लोग अभी तक मिस्टर मोदी को ठीक से समझ नहीं पाए। इतनी महत्वाकांक्षा और इतना बड़ा ईगो किसी भी तानाशाह में देखने को नहीं मिलता। शायद मिस्टर मोदी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर आज चाइना का राष्ट्रपति चल रहा है, रशिया का राष्ट्रपति चल रहा है। वहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, जब चाहेंगे जब तक रहेंगे तब तक सत्ता उनके हाथ में रहेगी। और 2024 का चुनाव यदि बीजेपी ने जीत लिया ईवीएम के माध्यम से, तो भारत में भी ऐसा ही हो सकता है। मोदी का रुख स्पष्ट रूप से चाइना और रशिया की तरफ जो वहाँ पर हो रहा है, उसी पैटर्न पर मोदी ने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। साथियों, पूरा देश कहता था, बुद्धिजीवी, सामाजिक संस्थाओं के लोग, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ के रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स एवं आदि आदि, कि हमारा संविधान इतना सक्षम है कि भारत के लोगों की रक्षा करना उसमें निहित है। लेकिन जब संविधान ही सुरक्षित नहीं है तो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है? साथियों, ये गंभीर मसला था जिसको बड़ा सोच समझ करके जो वास्तविकता है उसको आपके समक्ष लाने की कोशिश की गई है। हकीकत से आपको अवगत करा दिया गया है। अब देखना यह है कि आप लोग क्या करते हैं, पूरे देश के लोग क्या करते हैं। भारत के संविधान के तहत जो व्यवस्था राज्यों की है, केंद्र की है, वो अलग अलग है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इस संदर्भ में
जो विपक्षी लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि केंद्र सरकार ने क्या कर दिया। आपस में लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई है? इंडिया गठबंधन में यदि बीएसपी की एंट्री होगी तो हम बाहर चले जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या समझदारी कहेंगे? या फिर इनको देश प्रेमी कहेंगे, समाज प्रेमी कहेंगे, या बहुजन समाज का रक्षक इनको कहेंगे? इतना ही नहीं, इनमें आपस में भी प्रतिद्वंद दिखाई देता है। राम गोपाल यादव जी शायद अखिलेश यादव को मोहरा बनाकर ये सब कहलवा रहे हैं। अखिलेश यादव में शायद इतनी अभी तक राजनीतिक समझ नहीं आई है कि उनको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक शिवपाल सिंह यादव का सवाल है, उन्होंने तब भी समझदारी से काम लिया और उन्होंने इन दोनों सपा नेताओं को साधते हुए अपनी बात बड़ी समझदारी से रखी कि यदि मायावती का किसी प्रकार का संपर्क बीजेपी से नहीं रहता तो उनका स्वागत है, यानी इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत होगा। ये बात ना तो राम गोपाल यादव को हजम हो रही है, न ही अखिलेश यादव को हजम हो रही है। शायद ये इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि शिवपाल यादव भी इस तरह का बयान दे सकते हैं, लेकिन अब तो ये बयान वायरल हो गया। तो किस तरह की राजनीति की जा रही है? साथ साथ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी, और माननीय कांसीराम साहब के साथ चुनाव लड़े थे, उसके तहत 4 बार बसपा की सरकार बनी यूपी में और 4 बार सपा की सरकार बनी। और बहुत सारे जो यादव लीडर हैं, विद्वान हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, विचारक हैं, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, ये शब्द मेरे नहीं हैं, जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि ऐसा लगता है कि जो राम गोपाल यादव जी की विचारधारा है उसके तहत अब समाजवादी पार्टी नहीं रही, बल्कि सैफई पार्टी बन गई है। यानी सैफई पार्टी का मतलब ही सपा होता है और समाजवादी पार्टी का मतलब भी सपा होता है। यदि ऐसा होता है तो जिस महान पुरुष ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, आज वो दुनिया में नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं नहीं समझता कि यहाँ तक बात पहुँच जाएगी और लोग ऐसा भी सोचने लगेंगे। अभी भी वक्त है इन लोगों को अपने अपने सुझावों पर, विचारों पर कंट्रोल करने चाहिए, और यदि बहुजनों की वास्तव में राजनीति करना चाहते हैं तो निष्पक्ष रूप से बड़ी हिम्मत जुटा करके सामने आना होगा। साथियों, एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं जब बहुजन पैगाम के माध्यम से जो मैसेज पूरे देश को देता हूँ, किसी का ना पक्षपात करता हूँ, पक्ष करता हूँ, ना किसी का विरोध करता हूँ। जो वास्तविकता होती है, जिसे पूरा देश देख रहा है, वही आप लोगों की नोटिस में लाने की कोशिश करता हूँ। यदि विपक्षी लोग अब भी समझ जाएं, समय बहुत कम रह गया है, छोटी छोटी बातों को दिमाग से निकाल दें, और यदि उन्होंने ये इरादा बनाया हुआ है कि 2024 में किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े,
मोदी को सत्ता में नहीं आने देंगे, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, तो अपनी अपनी ईगो को और ऐसे बेतुके बयानों को देना बंद कर दें। एकता की, एकजुटता की बात करें, एक के बदले एक। इस विचारधारा को लेकर के चुनाव होता है। मैं समझता हूँ कामयाबी मिलेगी, बीजेपी 100 से नीचे सिमट जाएगी, सत्ता में आप आ जाएंगे। अफसोस है, जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात रखता हूं, राम गोपाल यादव जी का मैं सम्मान करता हूं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं। उनसे इस तरह की उम्मीद कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता था कि इस तरह की बात अखिलेश को मोहरा बना करके वो कहलवाएंगे। और इससे क्या फायदा होगा, समझने की बात है। उसके बाद जो बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने साधने की कोशिश की कि जो लोग गठबंधन में नहीं बुलाए गए अथवा नहीं गए, उनको टारगेट करके इस तरह का कोई बयान नहीं होना चाहिए। अपनी बात आप कहिए, लेकिन जो मौके पर है ही नहीं उनके बारे में कुछ कहना ये अशोभनीय है, ठीक नहीं है। कभी भी कोई पार्टी, कभी भी कोई व्यक्ति, कभी भी किसी काम आ सकता है। उन्होंने लोकतंत्र का और धर्म निरपेक्षता का हवाला देते हुए साफ संकेत दिया कि जहां लोकतंत्र की, संविधान की, धर्म निरपेक्षता की बात होगी वो उसका समर्थन करेंगे। बात साफ है। तब भी लोगों की समझ में ना आए तो उसके लिए क्या किया जाए। 2-3 बातें और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे नेता जो इस तरह की आपस में दरार डालने वाली बात करते हैं, 2-3 उदाहरण हैं जिनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। यूसी में चुनाव हुआ, बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा, समाजवादी पार्टी की जीत हो गई, राइट। मैनपुरी में चुनाव हुआ, डिम्पल यादव चुनाव लड़ी, बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ाया, कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, डिम्पल यादव जीत गई। मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे मैनपुरी में, मायावती जी आई, उनका प्रचार किया, मुलायम सिंह जीत गए। ये 3 काम जो मायावती जी ने किए, बसपा ने किए, क्या राम गोपाल यादव जी या सपा का कोई नेता यह कह सकता है कि उसने एक काम ऐसा कर दिया हो जो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में गया हो, कहीं प्रचार करने गया हो? शायद नहीं। फिर भी इनकी समझ में नहीं आए तो मैं तो इंडिकेशन ही दे सकता हूँ। वो राजनेता हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो हैं, जो समाज में रहते हैं और एक स्पष्ट विचारधारा देते हैं, तो हम लोग तो अपनी विचारधारा ही दे सकते हैं, करना तो उनको है। बड़े नेता हैं, कोई कमी भी नहीं है किसी भी तरह की, उनको समझाया नहीं जा सकता। अब फैसला जनता पर छोड़ता हूँ कि जनता क्या कहती है, क्या नहीं कहती। आज आप देख रहे हैं जो हमारा ओबीसी समाज है उसमें कितनी पार्टियां बन गई हैं। ओबीसी समाज के लोग भी अब पढ़ लिख गए हैं, उनको पता है अच्छा बुरा समझने लगे हैं। वो किसी एकमात्र जातिवाद के आधार पर आगे चल कर के वो समय आने वाला है, शायद उस नेता को ठुकराने की कोशिश करेंगे जो केवल अपनी जात के आधार पर राजनीति करेगा। जो बहुजन समाज की राजनीति करेगा उसको लोग फॉलो करेंगे, करना भी चाहिए। लक्ष्मण यादव जी हैं, हो सकता आज नहीं कल सपा ज्वाइन कर लें। सपा ज्वाइन करने से जहाँ तक मेरा आइडिया है,
जो लक्ष्मण यादव ने शुरू से अब तक समाज सेवा की है, समाज के पीछे उनकी नौकरी भी चली गई, बहुजन समाज का प्रतिनिधि के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शूद्र शिवशंकर यादव हैं। बहुत सारे लोग हैं, यादव समाज के बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी निर्भीकता से निडर होकर के या निष्पक्ष होकर के बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं। इन लोगों का भी फर्ज है कि ऐसे राजनेता जो किसी पार्टी विशेष के हैं उनको समझाना चाहिए और बहुजन समाज में दरार डालने की बात नहीं करनी चाहिए। साथियों, आज इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को अमल में लाएंगे और बहुजन समाज को मजबूत करने में पूरा योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।